दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन इस कक्षाओं की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर शैक्षिक मापन मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि मापन क्या होता है। मापन क्या होता है, मापन के कार्य क्या हैं, मापन की परिभाषाएं क्या हैं, मापन के स्तर क्या हैं, इन चीज़ों पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मापन है क्या। तो मापन के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहले इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उसको हम अगर दो भागों में अगर हम बांटें तो दो भागों में बांट सकते हैं, सजीव होंगी या निर्जीव होंगी। इन सजीव या निर्जीवों के कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ गुण होंगे, कुछ दोष भी होंगे। तो सजीव या निर्जीव, या हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके विशेषताओं को, उनके गुणों को, उनके दोषों को, उनके व्यवहार को, उनके क्रिया को जब हम कोई अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं, अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो यही मापन होता है। फिर से एक बार समझिएगा, इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, उनमें कुछ विशेषता होगा, कुछ गुण होगा, कुछ दोष होगा, कुछ व्यवहार होंगे, वह कुछ क्रियाएं करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम अंक प्रदान करने का काम करते हैं तो वही मापन होता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जो हमारे प्रदत्त होते हैं, इन्हीं प्रदत्तों को अगर हम अंक प्रदान करते हैं, इन्हीं प्रदत्तों को अगर हम अंक प्रदान करते हैं तो यही होता है मापन। तो यही मापन होता है। अब प्रदत्त क्या होता है? प्रदत्त का मतलब होता है कि जो पहले से दिया गया हो, पहले से जो दिया गया हो, पहले से जो हमको प्राप्त हो। हम अंक किसको प्रदान करते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में जो विशेषता होगी, वह विशेषता तो ऐसा नहीं है कि जब हम मापन करने जाएंगे तो उसके बाद आएगा। वह विशेषता उसके अंदर पहले से होगी। उसके अंदर जो गुण होंगे वो पहले से होंगे, जो दोष होंगे वो पहले से होंगे, जो उसका व्यवहार होगा वो पहले व्यवहार करेगा, तब हम उसका निरीक्षण करके उसके व्यवहार को अंक प्रदान करेंगे। जो क्रिया करेगा उस क्रिया को पहले वह करेगा, उसके बाद हम तब उसको अंक प्रदान करेंगे। यानी जो पहले से हमको मिला हुआ है वही प्रदत्त होता है, और उसी को अगर हमने अंक प्रदान कर दिया तो वही आपका मापन कहलाता है। अब और साधारण शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो जो कुछ हम अवलोकन करते हैं, उन्हीं अवलोकन को अंक प्रदान करना ही मापन होता है। उन्हीं अवलोकनों को अंक प्रदान करना या परिमाणात्मक रूप देना ही मापन कहलाता है। एक बार पूरा फिर से समझेंगे। हम इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, अगर उसमें देखें तो उसके अंदर कुछ विशेषता पाई जाएगी, कुछ गुण पाए जाएंगे, कुछ दोष पाए जाएंगे, कुछ व्यवहार करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे। अगर उन्हीं विशेषता, गुण, दोष, व्यवहार और क्रिया को हम कुछ अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं तो वही मापन होता है। अंक प्रदान करेंगे कैसे? जब हमको वो प्रदत्त पहले से मिला हुआ होगा, जो प्रदत्त है वो हमारे पास होगा, तभी हम उसको दे पाएंगे। यानी कि उसका अवलोकन जब हम करेंगे तो अवलोकन करने के बाद ही हम उसको अंक प्रदान कर पाएंगे। तो उस प्रदत्त को, उस अवलोकन को, उस विशेषता को, गुण को, दोष को, व्यवहार को, क्रिया को जो हमने अंक प्रदान किया वही मापन हो गया। अब मापन की परिभाषा की बात करें
मापन की परिभाषा। तो मापन की जो परिभाषा है, इसमें जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है वो स्टीवेंस की है। सबसे प्रसिद्ध जो परिभाषा है वो स्टीवेंस की है। स्टीवेंस ने कहा है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया है। अंक प्रदान करने की क्रिया है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो आया निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अगर किसी वस्तु को हम अंक प्रदान करते हैं तो वह मापन कहलाएगा। निश्चित स्वीकृत नियम है क्या? जैसे मान लीजिए हमको दूरी मापना है, तो हम दूरी को सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में नापते हैं। अगर हमको भार नापना है तो किलोग्राम में नापते हैं। अगर हमको द्रव कोई नापना है तो इसको हम लीटर में नापते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूरी को हम लिखें कि इतना लीटर, किलोग्राम को हम लीटर में लिखें, लीटर को हम किलोमीटर में व्यक्त करें। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि 1000 लीटर दूर, नहीं कहेंगे। 1000 लीटर दूर नहीं होगा। यानी कि जो स्वीकृत नियम हैं उसको सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं, किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। जिसमें हम व्यक्त कर सकते हैं जो स्वीकृत नियम हो, जिसको समाज मानता हो, उसी नियम के अनुसार ही हम उसको अंक प्रदान करेंगे। तो स्टीवेंस की परिभाषा यही है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया है। दूसरी जो परिभाषा इसमें हमको मिलता है वो गिलफोर्ड की मिलता है। गिलफोर्ड ने कहा है कि मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। इसमें जो शब्द आया वो आया तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान, अंक प्रदान करने की। तर्कपूर्ण ढंग क्या है? तर्कपूर्ण ढंग का मतलब कि जब हम कहीं अंक देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। ऐसा नहीं है कि 50 नंबर के पेपर में हम बच्चे को 60 नंबर दे देंगे, 70 नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं है। 50 में ही उसको देना है। नंबर तो उसके आगे भी होंगे, लेकिन उसको हमको तर्क करके कि 50 में वह कितना पाने लायक है उतना नंबर ही हम उसको देंगे। तो हर संख्या प्रदान करने के पीछे कोई ना कोई तर्क होगा। उसी तर्क को ही आधार बना करके हम उस वस्तु को, उस विशेषता को, उस अवलोकन को, उस प्रदत्त को हम एक नंबर, एक संख्या, एक अंक प्रदान करेंगे। तो गिलफोर्ड की परिभाषा है, मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। अब इसके अगर आगे बात करें तो मापन के कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो अगर मापन के कार्य की बात करें तो मापन का जो पहला कार्य है वह है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है विभेद, अंतर, वर्गीकरण करना, बंटवारा करना। अब अगर मान लीजिए कि किसी कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं उस कक्षा में जितने भी छात्र हैं, कोई अध्यापक है जो उस क्लास में पहली बार पढ़ाने जा रहा है, तो उसका जो शिक्षण होगा, जो शिक्षण कार्य होगा वह किस स्तर का होगा। यानी कि वह अच्छे बच्चों के लेवल से पढ़ाएगा कि कमज़ोर बच्चों के लेवल से पढ़ाएगा कि मध्यम लेवल के बच्चों के हिसाब से पढ़ाएगा।
तो क्या करेगा, ये उसके सामने एक समस्या होती है। तो इसके लिए वह शिक्षक करता क्या है कि उस कक्षा का मापन करता है, सामूहिक रूप से उस कक्षा का मापन वह करता है। मापन करने के बाद वह मूल्यांकन कर लेता है, और मूल्यांकन करने के बाद उसको यह पता चल जाता है कि इस या जो क्लास है जिसमें हमको आगे अध्यापन कार्य करना है, उस क्लास में हम किस स्तर से शिक्षण कार्य करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो इसके लिए जब वह मापन करता है तो वह देख लेता है कि इसमें अच्छे बच्चे ज़्यादा हैं कि कमज़ोर बच्चे ज़्यादा हैं कि मध्यम वर्ग के बच्चे ज़्यादा हैं, कौन से बच्चे ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से वह शिक्षण कार्य करता है। तो पहला कार्य मापन का हो गया। उसने क्या किया, शिक्षक ने अपने क्लास का वर्गीकरण कर लिया कि हमारे क्लास में अच्छे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कमज़ोर बच्चों की संख्या ज़्यादा है कि जो मध्यम वर्ग वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो मापन ने क्या किया, वर्गीकरण कर दिया। दूसरा अगर हम देखें तो पूर्व कथन, या इसी को कह सकते हैं भविष्यवाणी। बिना मापन के हम किसी भी प्रकार का पूर्व कथन नहीं कर सकते हैं, ना तो कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। बच्चा हमारे सामने आता है, बच्चे से हमने पूछा कि किस क्लास में पढ़ते हो, बच्चा बताया 5 में। अब 5 का हमको कुछ सिलेबस नहीं पता है कि बच्चा किस विद्यालय में पढ़ता है, उसके विद्यालय में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, कौन सी किताब पढ़ाई जाती है। केवल हमको ये लगा कि कक्षा 5 में बच्चा पढ़ता है तो इसको क्या क्या जानना चाहिए। हमने उसका मापन शुरू किया, और मापन करके हमने मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करके हमने कहा कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बच्चा पढ़ने में तेज़ है, बच्चा आगे चल के अच्छा कुछ कर सकता है, बच्चा आगे चल के कुछ नहीं कर सकता है, क्या करेगा। तो हमने किया क्या, मापन करके उस बच्चे के बारे में हमने क्या किया, भविष्यवाणी कर दी। तो मापन का जो दूसरा कार्य होगा या होगा भविष्यवाणी या पूर्व कथन करना। तीसरा जो कार्य है इस मापन का वो है तुलना। तुलना तुलना का मतलब होता है कि दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना। तो अंतर कब होगा, जब उन दोनों वस्तुओं के बारे में हम मापन कर लिए होंगे, मूल्यांकन कर लिए होंगे, तभी हम उसका तुलना कर पाएंगे। अन्यथा हम उन दोनों के बीच में कोई अंतर, कोई तुलना हम नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा कार्य है मापन का तुलना। चौथा कार्य अगर हम देखें तो है परामर्श और निर्देशन। परामर्श और निर्देशन, एक व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है वह जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके बुखार को नापते हैं कि उसका बुखार कितना है। बुखार जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से उसको दवा दी जाती है। तो किया क्या गया, परामर्श उसको किस हिसाब से मिला, पहले बुखार का मापन किया गया, उसका टेम्परेचर मापन किया गया। दूसरे शब्दों में लें कि अगर मान लीजिए कि इस समय जो समस्या सबसे ज़्यादा समाज में चल रही है शुगर, अब शुगर किसमें कितना है, अधिक है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, जब तक मापन नहीं कर लेंगे तब तक हम उस मरीज को कोई परामर्श नहीं दे सकते हैं, उसको कोई निर्देशन नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो चौथा कार्य हुआ मापन का वो हो गया परामर्श और निर्देशन। अगर आगे देखें तो यह है निदान करना। अगला कार्य है निदान करना। निदान करना का मतलब होता है कि कमजोरियों का पता लगाना। कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरी का पता एक अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यह पता करता है कि शिक्षण कार्य में कहाँ कमी रह गई, किस कारण से बच्चों को समझ में नहीं आया, कठिनाइयाँ कहाँ आई, और ये पता करने के लिए उसको मापन और मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। जब वह मापन करता है तभी उसको पता चलती है कि कठिनाइयाँ कहाँ हैं। जो हमने शिक्षण विधि का प्रयोग किया, जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करके हमने बच्चों को पढ़ाया, वो शिक्षण विधि कहाँ तक उपयुक्त है और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या सहजता हैं, इसकी जानकारी हमको तब प्राप्त होगी जब हम शिक्षण कार्य करने के उपरांत हम उसका मापन और मूल्यांकन करेंगे। तो कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, कमियों का पता लगाने के लिए भी मापन कार्य करता है। तो मापन का पहला कार्य हो गया वर्गीकरण, दूसरा कार्य हो गया पूर्व कथन या भविष्यवाणी, तीसरा कार्य हो गया तुलना, चौथा कार्य हो गया परामर्श और निर्देशन, और पांचवा कार्य हो गया निदान करना। अब हम देखेंगे कि
शैक्षिक मापन क्या होता है? शैक्षिक मापन, हमको तो मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो शैक्षिक मापन पढ़ना है। शैक्षिक मापन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अध्यापक पूर्व में ही कोई निश्चित उद्देश्य बनाता है। सबसे पहले उस अध्यापक के सामने कोई समस्या होती है। उस समस्या के समाधान के लिए वह अध्यापक एक निश्चित उद्देश्य बनाता है। उस निश्चित उद्देश्य पे कार्य करने के लिए एक योजना बनाता है। योजना का क्रियान्वयन करता है और योजना उसका क्रियान्वयन करने के बाद अब वह मापन और मूल्यांकन के द्वारा यह पता करने का प्रयास करता है कि जो उसने पूर्व निश्चित उद्देश्य बनाए थे उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई। फिर से एक बार समझिएगा, अगर हम शैक्षिक मापन की बात करें तो कोई भी कार्य हम करने जाते हैं, केवल शिक्षण कार्य ही नहीं, कोई भी कार्य, तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सबसे पहले हमारे सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए हम एक पहले उद्देश्य बनाते हैं। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना एक बनाते हैं। योजना का हम क्रियान्वयन करते हैं और क्रियान्वयन के बाद हमने जो किया उसका मापन और मूल्यांकन करके यह पता करने का प्रयास करते हैं कि जो हमने पूर्व निश्चित उद्देश्य बनाए थे वह कहाँ तक सफल हुआ, और अगर नहीं सफल हुआ तो क्यों नहीं सफल हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो वहाँ भी यही स्टेप होते हैं कि कोई ना कोई समस्या होगी, उस समस्या को समाधान करने के लिए हम कोई निश्चित उद्देश्य बनाएंगे, उसको योजना में ढालेंगे, उस पर हम काम करेंगे और उसका फिर मूल्यांकन करेंगे कि हमने वो जो कार्य निश्चित किया था, वो उद्देश्य निश्चित किया था, वह पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो शैक्षिक मापन से अभिप्राय अगर यहाँ हम लें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, उन उद्देश्यों की जो भी कार्य हम करते हैं वह कार्य सफल हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी के लिए हम मापन करते हैं। और वह मापन होता है परीक्षा के द्वारा। वह मापन जो होता है वह परीक्षा के द्वारा हम बच्चे के सामने जाते हैं, एक निश्चित उद्देश्य लेके जाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद परीक्षा लेते हैं और उसके बाद यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमने निश्चित उद्देश्य बनाया था उसकी पूर्ति कहाँ तक हुई। तो वह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई जानने के लिए जो हम करते हैं वो मापन होता है और वही शैक्षिक मापन होता है। तो शैक्षिक मापन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई यही जानने के लिए ही हम जो मापन कार्य करते हैं वही शैक्षिक मापन होता है। अब मापन अगला अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट मिलेगा मापन के स्तर। मापन के स्तर, मापन के स्तर की अगर बात करें तो मापन के 4 स्तर होते हैं। जो पहला स्तर होता है उसको कहा जाता है शाब्दिक स्तर या नामित स्तर। शाब्दिक स्तर या नामित स्तर, पहला जो होता है शाब्दिक स्तर, दूसरा जो होता है वो क्रमित स्तर, तीसरा होता है अंतराल स्तर और जो चौथा होता है वह होता है अनुपात स्तर। आइए समझते हैं ये क्या क्या है। शाब्दिक स्तर को हम कहते हैं नामित स्तर भी कहते हैं, नामित स्तर भी कहते हैं। तो शाब्दिक स्तर या नामित स्तर है क्या? जब हम समूहों का वर्गीकरण या व्यक्तिगत रूप से कोई वर्गीकरण नाम के आधार पर करते हैं। नाम के आधार पर क्या मतलब है कि जैसे हम कहें कि इंडियन टीम, पाकिस्तान की टीम, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम, तो हमने क्या किया, नाम के आधार पे हमने बंटवारा कर दिया। या हम देखें लिंग के आधार पे बंटवारा करें तो
लिंग के आधार पे हमने मेल और फीमेल में बांटा, नामित स्तर हो गया। या हम देखें कि स्थान के बारे में अगर हम करें तो स्थान ग्रामीण होगा या शहरी होगा, स्थान के बारे में ग्रामीण होगा या शहरी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि शाब्दिक स्तर या नामित स्तर जो होता है वह केवल नामों के आधार पर ही बंटवारा कर दिया जाता है, नाम के आधार पर ही बंटवारा। अलग अलग गांव, अलग अलग गांव के हिसाब से हम जो बंटवारा करते हैं वो भी नामित स्तर में आ जाएगा। फुटबॉल टीम के, किसी देश की जो फुटबॉल टीम है अलग अलग देशों की, वो नामित स्तर में आ जाएगा। अलग अलग देशों की जो क्रिकेट टीम है वो नामित स्तर में आ जाएगा। अलग अलग व्यक्तियों के बारे में अगर हम किसी क्लास में अलग अलग बच्चों के बारे में बात करें तो वो नामित स्तर में आ जाएगा। तो नामित स्तर का मतलब नाम के आधार पे जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वह नामित स्तर होता है। दूसरा स्तर जो होता है वो क्रमित स्तर। क्रमित स्तर का मतलब ये हुआ कि हम किसी उसके गुण के आधार पे एक क्रम निर्धारित कर लेते हैं, किसी गुण के आधार पे एक क्रम निर्धारित कर लिए। जैसे अगर मान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम है, मैच के दौरान कौन खिलाड़ी किस रूप में जाएगा खेलने, पहले पे कौन जाएगा, दूसरे पे कौन जाएगा, तीसरे पे कौन जाएगा, चौथे पे कौन जाएगा, पांचवें पे कौन जाएगा, ये हमने निश्चित कर लिया। तो ये हो गया क्रमित स्तर। मतलब किसी गुण के आधार पे हमने उस आर्डर को दिया। जो अच्छे बैट्समैन है पहले, उसके बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवां। या परीक्षा के बाद जब हम एक रैंक देते हैं तो वो भी क्रमित स्तर ही होता है। 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ फोर्थ, इस टाइप से जो हम देते हैं वो एक क्रमित स्तर ही होता है। अंतराल स्तर में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जो भी दूरी होती है वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वही मान होता है जो दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट के बीच में। यानी थर्मामीटर में 100 से 101 के बीच का जो मान होगा वही 101 से 102 के बीच का मान होगा। यानी यहाँ जो अंतराल है इसका जो मान होगा, यहाँ जो अंतराल है उसके मान के बराबर होगा। यहाँ सब जगह मान बराबर है। तो अगर इस प्रकार का हम मापन करते हैं तो वह मापन अंतराल स्तर का होता है। और चौथा जो है वो अनुपात स्तर। अनुपात स्तर जो इसका सबसे अच्छा होता है, मापन का सबसे अच्छा स्तर जो माना जाता है वो अनुपात स्तर ही माना जाता है। तो अनुपात स्तर में होता क्या है कि इसमें निरपेक्ष शून्य होता है। निरपेक्ष शून्य का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। ऊपर के तीनों स्तरों में, चाहे वो नामित स्तर हो, चाहे वो क्रमित स्तर हो, चाहे वो अंतराल स्तर हो, चाहे वो अंतराल स्तर हो, इन ऊपर के तीनों स्तरों में निरपेक्ष शून्य नहीं होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है कि नामित जो हमने नाम के आधार पे जीरो, कोई शून्य है नहीं है। क्रमित स्तर कोई शून्य है, जीरो पे कौन आया पता नहीं, कोई ना कोई एक पे आया, जीरो पे कोई नहीं आया। अंतराल में क्या होगा, थर्मामीटर में देखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान नहीं बताएगा, तो एब्सोल्यूट जीरो वहाँ भी नहीं होगा। लेकिन जो अनुपात स्तर होगा यहाँ भी यही केवल क्या होता है कि जो निरपेक्ष शून्य होता है वह अनुपात स्तर में ही केवल पाया जाता है, बाकी ऊपर के तीनों स्तरों में नहीं पाया जाता है। जो सबसे निम्न स्तर है नामित स्तर मापन का, और जो सबसे उच्च स्तर है वो अनुपात स्तर मापन का। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि मापन का सबसे निम्न स्तर है तो नामित स्तर, मापन का सर्वोच्च स्तर है अनुपात स्तर। तो जहाँ एब्सोल्यूट जीरो होता है वही अनुपात स्तर कहलाता है। जैसे अगर हम कह दें कि अगर मान लीजिए कि तापमान, किसी स्थान का तापमान, तो वह जीरो भी हो सकता है, जीरो से अधिक भी हो सकता है और जीरो से कम भी हो सकता है। तो यहाँ एब्सोल्यूट जीरो है, जीरो तापमान हो सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का हमने परीक्षा लिया और बच्चा, मान लीजिए ये हिंदी का पेपर था, परीक्षा लिया हिंदी का, और बच्चा अगर 0 नंबर पाता है तो क्या हम कह सकते हैं कि हिंदी विषय में उस बच्चे को कुछ नहीं आता है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। या
अगर दो हिंदी का पेपर दो लोगों ने दिया, ए ने दिया और बी ने दिया, ए ने जहाँ 25 नंबर प्राप्त किया वहीं बी ने 50 नंबर प्राप्त किया, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी जो है वह हिंदी विषय में ए से दुगनी योग्यता रखता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि बी ने जो परीक्षा के दिन पढ़ा हो वही आ गया हो और ये अच्छा बच्चा हो लेकिन परीक्षा के दिन जो पढ़ा हो वह ना आया हो। तो हम यह कहीं से नहीं कह सकते हैं कि बी का जो की योग्यता है हिंदी में वह ए से दोगुनी है, यह हम कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ निरपेक्ष शून्य होगा ही नहीं। शून्य अगर बच्चा पाता है तो हम यह कतई नहीं कह सकते हैं कि बच्चा जो है वह हिंदी में कुछ नहीं जानता है, कुछ ना कुछ जानता होगा लेकिन जो परीक्षा में पूछा गया वह नहीं जानता है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ निरपेक्ष शून्य नहीं होता है। और अनुपात स्तर में क्या होगा? निरपेक्ष शून्य होगा। जैसे हम लंबाई का मापन करें तो लंबाई होगी तो कुछ होगी, नहीं होगी तो 0। चौड़ाई का मापन करें, भार का मापन करें, चाल का मापन करें, तो ये जो भौतिक मापन है, भौतिक वस्तुओं का जो मापन होता है वह अनुपात स्तर में होता है। यहाँ एब्सोल्यूट 0 होता है, अगर है तो है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो एब्सोल्यूट 0 यहाँ है, यही अनुपात स्तर होता है। तो इसके आगे कल चर्चा होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।